नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। 5 का प्रहार का वक्त, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और आज 5 का प्रहार का मुद्दा आप सभी जानते हैं। जी हां, बजट के मास्टर स्ट्रोक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट 2025 पेश किया। और इस बजट में आम आदमी, युवाओं, उद्योगों और अर्थव्यवस्था के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। बजट में सरकार ने ऐलान किया कि अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। सरकार ने बजट में मिडिल क्लास पर खासा ध्यान दिया है और विकास की गति बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की घोषणा भी की है। कॉरपोरेट और बाकी प्राइवेट सेक्टर्स भारत में ही निवेश बढ़ाएं, इसके लिए रोड मैप भी इस बजट में दिखाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट विकसित भारत का रोड मैप है। और वहीं पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट मिडिल क्लास की जेब भारी करेगा, जेब भरेगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान को तेजी देगा। वहीं कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने बजट को निराशाजनक करार दिया। आज चर्चा इसी पर होगी। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। Present the budget for 25-26. बजट में बड़े ऐलान, हर वर्ग को राहत। I present the budget for 25-26. ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। वर्ष 2025-26 के बजट में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के साथ सभी वर्गों के लिए उचित प्रावधान किए हैं। किसानों, महिलाओं और युवाओं पर फोकस। मिडिल क्लास की बल्ले बल्ले, 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. उद्योग जगत के लिए कई ऐलान। पीएम मोदी बोले, आम आदमी की भरेगी जेब। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। कांग्रेस ने बताया निराशाजनक बजट। क्योंकि बजट ऐसा मायाजाल है, किसी की समझ में नहीं आ रहा ये बजट है क्या। क्या ये हिंदुस्तान का बजट है? बजट के मास्टर स्ट्रोक। तो हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए परिचय कराते हैं, स्वागत करते हैं। आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राखी राठौड़ जी हमारे साथ हैं। राखी जी, बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। राजेंद्र आर्य जी, नमस्कार, आपका भी स्वागत। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे आप। आशुतोष रावत जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और धीरे धीरे अलग अलग फील्ड के स्पेशलिस्ट भी, किसान को क्या मिला वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, किसान समाज से, और साथ ही साथ अर्थशास्त्री भी जुड़ेंगे और ग्राउंड पर भी जाएंगे। राजस्थान में नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे, रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे अपने संवाददाताओं के जरिए कि लोगों का इस बजट पर क्या कहना है। लाइव जुड़ेंगे हमारे साथ वो भी। पहले राखी जी, आपसे सवाल, यह बजट देश की अर्थव्यवस्था और देश के हर एक नागरिक, वो किसी भी वर्ग का हो, उसके घर का बजट बढ़ाने के लिए, सुधारने के लिए, आगे ले जाने के लिए उसके जीवन स्तर को किस तरह से रोल प्ले करेगा? देखिए, ये बजट अगर मैं कहूं तो एक समावेशी सर्वस्पर्शी बजट है, जिसने हर क्षेत्र के लोगों का ध्यान रखते हुए सरकार ने काम किया है। जो वो गांव हो, गरीब हो, किसान हो, यहां से लेकर के एआई तक को, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसकी जरूरत है इन दिनों हमें, उसको भी समाहित करते हुए यहां पर काम किया है। सबसे मुख्य बात मैं ये मानती हूं कि जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, हम लोग फ्रजाइल 5 से फास्टेस्ट ग्रोइंग 5 में आए और हम लोग टॉप 3 में अब आना चाहते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि 50 लाख करोड़ का बजट जो है वो हमारे देश में पेश हुआ। और मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी देशवासियों को कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। बढ़ने के साथ साथ और भी कई इंडिकेटर्स हैं जो ये बताते हैं कि कैसे हमारी ग्रोथ जो है उसको उड़ान मिल रही है। हमारी ग्रोथ जो आ रही है वो आ रही है 6.5%। और मैं आपको बताना चाहूंगी बाकी कंट्रीज की क्या स्थिति है। अगर मैं जर्मनी की बात करूं तो 0.3%, यूनाइटेड स्टेट्स 2.7%, स्पेन 2.7%, यूनाइटेड किंगडम 1.6%, कनाडा 2%। और इन बीच में हमारा देश ऐसा, और चाइना का भी बता देती हूं, बड़ा प्रेम है मेरे पड़ोसी को, 4.6%। तो अच्छा, मैं ये भी बता देता हूं दर्शकों को कि जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो सारे डेवलप्ड नेशन है, वो सारे विकसित देश हैं, और हमारा देश डेवलपिंग है, विकासशील है जी।
तो और हम अग्रसर हैं, तो बनना हमारा चाहते हैं growth जब विकसित। इतना अच्छा चल जी। रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बनना चाहते हैं, तो एक तो ग्रोथ हमारी बहुत अच्छी है। दूसरी बात, तीसरी बात ये जो फिस्कल डेफिसिट की हम बात करते हैं, जो राजकोषीय घाटा होता है, जो पिछले साल हमारा 4.8% था, उसको हम इस साल 4.4%, यानी लगातार जैसे कहते हैं कि हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए इकोनॉमी की, उसके लिए लगातार उस फिस्कल डेफिसिट को कम करने का काम कर रहे हैं। 4.8 से हम 4.4% पर आएंगे। महंगाई दर पिछले 9 महीने में हमने 5% से नीचे रख रखा है। और सबसे अच्छी बात, जो मध्यम वर्ग के लिए 12 लाख तक की इनकम वाले लोगों के लिए जो टैक्स में रियायत दी है, उससे 1 लाख करोड़ का डेफिसिट होगा सरकार को। वो 1 लाख करोड़ जब मार्केट में आएगा तो निश्चित तौर पे रोजगार भी सृजित होंगे, पॉकेट जो है हमारी इस काबिल होगी। और आपने देखा होगा कि 12 लाख के बाद में 80,000, 70,000 और 25 लाख तक कमाने वाले को 1,10,000 का फायदा साल भर के अंदर होगा। जब लोगों की अर्निंग कैपेसिटी और स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो हर क्षेत्र में काम होगा, रोजगार सृजित होगा, खर्चा रोटेशन के चलेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि एक विकसित भारत के लिए 2047 तक के लिए जो विजन होना चाहिए वो विजन पेश किया गया है, जिसकी उम्मीद नहीं थी। हर बार ये कहा जाता है उम्मीद इतनी थी लेकिन इतना ही मिला। 10 लाख की बात मैंने आपके टेलीविजन पे भी देखी थी कि 10 लाख तक का स्लैब रहेगा इनकम टैक्स फ्री, लेकिन 12 लाख तक लेके गए। बाकी स्लैब्स जो तो मतलब आप ये मानिए कि 11 साल मतलब 11वें साल में जाकर उम्मीद पूरी हुई, आप ये कहना चाह रही? देखिए, जिस तरह से फ्रजाइल 5 अर्थव्यवस्था अगर मिलेगी तो थोड़ा समय लगेगा। जब स्टेबल सरकार आती है, विश्वास होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स का, हमने डेवलप किया वो विश्वास, और उसके बाद हमारी प्रोग्रेस ग्रोथ हुई है। उसी पर मैं कार्तिक गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। सर वेलकम, आपके पास आता हूं। पॉलिटिकल रिएक्शन में एक बार कांग्रेस से भी ले लूं। राजेंद्र आर्य जी, इस बजट की एक भी चीज कोई पसंद आई कांग्रेस को? देखिए रविंद्र जी, इस बजट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों का मकड़ जाल है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। टोटली कंफ्यूजन है और कोई भी आदमी बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट के, एक आम आदमी इस बजट को समझ नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बल्ले बल्ले है, सबको जाना पड़ेगा उन्हीं के पास में। चाहे कितनी बार रिटर्न भराओगे आपको अच्छी खासी फीस देनी पड़ेगी। जो रिटर्न पहले 500 रुपए में भरते थे उसके लिए आपको 10,000 रुपए। चार्टर्ड अकाउंटेंट से पढ़ाई भी तो 16 पेपर पास किए हैं तो कमाए नहीं क्या? सुन लीजिए ना। अरे तो पढ़ने वाले क्या बाकी पूरा देश अनपढ़ है क्या? आप तो ऐसी बातें कर रहे हो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही पढ़ाई। अच्छी बात है ना, देश कमाई करे, हर किसी की कमाई हो, हर किसी की बचत हो। सर कमाई, मैं क्या कह रहा हूं, आप समझ तो रहे नहीं इस चीज को। मैं ये कह रहा हूं कि आज इस बजट को देख के लगा, हमें तो एक बार बीच में लगा कि शायद बिहार का बजट है ये। ओके, मतलब इसमें कहीं लगा नहीं कि साहब पूरे देश के लिए, पूरे देश में अन्य राज्य भी है, शायद उनके लिए भी वित्त मंत्री जी को कुछ थोड़ी सी सद्बुद्धि आती तो शायद वो किसी राज्य का जिक्र कर लेती। सिर्फ उनको बिहार ही बिहार दिख रहा था। मतलब जैसा ऐसा लगा कि शायद बिहार में कुछ महीने बाद चुनाव है। आज मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं, हमारे साथी प्रवक्ता जी ने कहा, इन्होंने कहा कि नहीं साहब मोस्ट फ्रेजाइल इकोनॉमी से हम बहुत ही ग्रोइंग इकोनॉमी में आई। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो अमेरिका की पर कैपिटा इनकम है ना, वो $74,554 है और भारत की पर कैपिटा इनकम 2,374 है। 37 गुना का फर्क है। समझ रहे हैं आप मेरे को? बिल्कुल समझ रहे हैं, 37 गुना का फर्क है। इसलिए अपने ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आप आज भी जो डॉलर हम 2014 के अंदर 58 रुपए 46 पैसे का छोड़ के गए थे, आज 87 रुपए भी ठहर नहीं रहा है वो। आज आप इस चीज को समझिए, बात इंडिकेटर्स की हो रही है। इंडिकेटर्स की मैं बात करूंगा। बजट पर बताइए, मैं वही जो सवाल कर रहा था। बजट पे ही बता रहा हूं, ये बजट पे ही बता रहा हूं सर, सुन लीजिए ना, बजट पे ही बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा इनकम टैक्स कलेक्शन है। मतलब क्या है कि आज भी सबसे ज्यादा मार मध्यम वर्ग पे ही है। कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा इनकम टैक्स से कलेक्शन है। और तो और अब सुनिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आप समझिए कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर जो 2019 के अंदर 9.4 लाख का पर एनम कलेक्शन था, वो बढ़कर 16.2 लाख करोड़ का हो गया। आज मुझे एक बात बताइए, ये कब बढ़ता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस कब बढ़ते हैं? जब महंगाई बढ़ती है। ये अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है कि इस देश के अंदर महंगाई बेकाबू है। आटा गीला कर चुके हैं ये लोग और दाल बहुत पतली कर चुके हैं। इसलिए आम आदमी के लिए इस बजट में नहीं है जब तक कि आप टैक्स, ये 12 लाख रुपए तक जो कहा गया है कि टैक्स में छूट मिलेगी, आपको इससे लगता है कि इससे मध्यम वर्ग को कुछ भी फायदा नहीं होगा? पैसा नहीं देखिए रविंद्र जी, आप समझदार व्यक्ति हैं और बहुत पुराने पत्रकार हैं। इस देश की आबादी है 140 करोड़ और अगर अपन 6.5 करोड़ टैक्स पेयर की बात करेंगे तो कुल
कुल जोड़ के 25 करोड़ से ज्यादा लोग नहीं होंगे। तो मैं आपको 115 करोड़ की बात कर रहा हूं। 115 करोड़ क्या 140 करोड़ रुपया इनडायरेक्ट टैक्सेस देता है। सवाल उस आबादी का है। आप उस आबादी पे कभी फोकस नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं उस आबादी पे फोकस कीजिए। समस्या वहां है, जो कमा रहा है उसको टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं है। आज समस्या उसको है जो हमारी 50% पॉपुलेशन है, वो 100 रुपया डेली पे गुजर करने पर बिल्कुल। मैं राखी राठौर जी आपके पास इसका जवाब देने के लिए आऊंगा कि 115 करोड़ की आबादी के लिए क्या कुछ इसमें है जो राजेंद्र जी सवाल कर रहे हैं। लेकिन मैं आशुतोष जी पे जाऊंगा और उनसे जानना चाहूंगा। आशुतोष जी, ये कहा गया राजेंद्र आर्य जी की तरफ से, ऐसा लगा कि ये केंद्रीय आम बजट नहीं, ये बिहार का बजट लगा। और मैं एक चीज और जोड़ देता हूं, ये कहा गया कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। दिल्ली में चुनाव होने हैं, चुनाव आयोग की तरफ से पहले ही कहा गया था कि दिल्ली केंद्रित कोई योजना या घोषणा इस बजट में नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली में जो आबादी है वो बड़ी आबादी ऐसी है, बड़ा वोटर ऐसा है जो 12 लाख रुपए तक की कमाई करता है। तो उसको लिहाज में रखते हुए एक तो यह है कि भाई बिहार को फोकस में रखा है, दिल्ली के वोटर को फोकस में रखा है। राजनीतिक तौर पर जो आरोप है इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए रविंद्र जी, सरकारें जब बजट पेश करती हैं तो निश्चित तौर पर वो अपना पॉलिटिकल हित देखती हैं। इसमें शायद दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के नेताओं को कोई दिक्कत नहीं होगी कि सरकारें अपनी पार्टी का हित देखने के साथ में जनता का हित भी साधने की कोशिश अगर कर रही हैं तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। निश्चित तौर पर दिल्ली के चुनाव 5 तारीख को जो दिल्ली में वोटिंग है या फिर अक्टूबर में जो बिहार में चुनाव है, अगर उससे जुड़ी हुई कुछ घोषणाएं अगर है, दिल्ली की 3 विधानसभा सीटों पर खास तौर पर नौकरी पेशा लोगों का एक बड़ी मेजोरिटी है, बड़ा वर्ग रहता है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर अगर दिल्ली की वजह से अगर आम हिंदुस्तानी को फायदा मिला है तो मुझे लगता है कि उसका स्वागत किया जाना चाहिए। क्योंकि देश भर के अंदर यह घोषणा केवल दिल्ली और बिहार के लिए नहीं है। अगर ITI की बात करी गई है तो उसमें कहीं बिहार का स्पेशल जिक्र नहीं किया गया कि केवल बिहार में ही हम नई IIT बनाएंगे। उसके लिए जो तमाम एक्सपेंशन प्लान है वो तमाम पूरे देश भर के IIT के अंदर नहीं, उनको वो नजर आ रहा है कि पटना में जो एयरपोर्ट का एक्सटेंशन होगा, दूसरी तरफ जो है मिथिलांचल को लेकर कुछ घोषणाएं की गई हैं, मखाना बोर्ड बनेगा, इन सब चीजों को लेकर वो मुझे लगता है कह रहे हैं। देखिए ठीक है, वही मैं कह रहा हूं कि देखिए राजनीतिक दल, एक सरकार जब राजनीतिक दल की होती है तो वो निश्चित तौर पर अपने भविष्य का ध्यान रखती है। लेकिन अगर भविष्य के ध्यान के साथ में देश के भविष्य का ध्यान रखा जा रहा है, सबसे बड़ी चीज है कि जो हमारा घाटा है उस घाटे की कमी की जा रही है और उस कमी करने के लिए सरकार योजनाएं बना करके काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि कम से कम आज के दिन कांग्रेस को इस बजट का स्वागत करना चाहिए था। निश्चित तौर पर हर बजट के अंदर आप कुछ ना कुछ कमी निकाल सकते हैं। हर जो भी बजट अब तक है, अगर तमाम बजटों की आप समीक्षा करेंगे तो हर बजट में हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए कुछ नहीं हो सकता। तो 115 करोड़ आबादी की जो बात राजेंद्र आर्य जी उठा रहे हैं, निश्चित तौर पर वो सही है, लेकिन कम से कम आज के दिन कांग्रेस को स्वागत करना चाहिए था। निश्चित तौर पर भारत के लिए एक अच्छा, आपसे समझना चाहूंगा बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक अर्थशास्त्री के तौर पर ये बजट कैसा है। दूसरी तरफ जो हमारे कांग्रेस के मेहमान राजेंद्र आर्य जी ने कहा कि लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ही ये समझ में आ रहा होगा, उन्हीं के पास सभी लोगों को जाना पड़ेगा, मोटी मोटी फीस देनी पड़ेगी। आप बताइए ये बजट कैसा है। और इसके साथ साथ मेरे 2 सवाल और हैं। एक सवाल ये कहा गया कि इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, यानी कि 115 करोड़ की आबादी जो कुछ भी सामान खरीदती है, तेल, आटा, साबुन, पानी, जो भी चीजें हैं, पेट्रोल हो बाकी और चीज हो, उसका शेयर इसमें ज्यादा है, उसको कोई राहत नहीं मिल रही है। दूसरा सवाल उनका यह कि कॉर्पोरेट टैक्स, यानी कि जो बिजनेस, उद्योग धंधे जो अपनी कमाई पर टैक्स देते हैं वो कम है बनिस्बत बजाय इसके जो लोग सैलरी शुदा होते हैं उन लोगों के टैक्स देने के। सर सबसे पहले तो मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद जी। अब मैं आपके क्वेश्चंस पे एक एक करके कमेंट करूंगा। श्योर। सबसे पहला सर आपने पॉइंट जो पूछा था कि क्या ये बजट अच्छा है, तो मैं पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जाऊंगा सर कि हमारे जो साथी यहाँ बैठे हैं उन्होंने क्या बोला कांग्रेस से या बीजेपी से। मैं ये मानता हूं कि ये बजट अच्छा है, उसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कारण है सर जो पर्सनल इनकम टैक्स में जो रिबेट मिला है, वो रिबेट 12 लाख तक दे दिया गया है।
अब यदि कोई भी व्यक्ति 1 लाख रुपए महीना कमाता है, सर मिडिल क्लास आजकल 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तो वो 1 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना उसको, वो स्वयं अपना रिटर्न भर सकता है। मैं मानता हूं सर, उसके लिए आजकल हम लोग भी क्लाइंट को एंटरटेन करते हैं, हम लोग मोटिवेट करते हैं कि आप खुद भर लो, पोर्टल पे जाओ खुद भर लो, हमें मत दो फीस। हाँ, 12 लाख से ज्यादा किसी की इनकम है तो सर वो उसका हमारे पास आना बनता है और हमारा फीस लेना भी बनता है। दिस इज हाउ इकोनॉमी वर्क्स, दिस इज हाउ प्रोफेशनल वर्क्स। तो ये तो रहा एक पॉइंट सर। दूसरा जो आपने मुझसे पूछा कि क्या इनडायरेक्ट टैक्सेस का रेशियो बहुत ज्यादा है, क्या इनडायरेक्ट टैक्सेस से कलेक्शन बहुत ज्यादा है, तो पहली बात तो ये सर, इनडायरेक्ट टैक्सेस से महंगाई नहीं बढ़ रही। इनडायरेक्ट टैक्सेस खुद कंजम्पशन बेस्ड टैक्स होता है, कोई भी व्यक्ति जितना कंज्यूम करता है उस पे उसको टैक्स देना है। और ये बात फैक्ट है, प्रूवन है, ऑन रिकॉर्ड है कि हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ा है, तो हर हाउस होल्ड में क्योंकि इनकम बढ़ी है तो उनका जो आउटले है, उनका जो खर्चा है, आज कोई भी आप घर की बात करेंगे तो जो चीजें पहले लग्जरी में आती थी अब वो उनकी नेसेसिटी बन गई है। गाड़ियां आजकल सबके पास हो रही हैं, आजकल सब लोग साल में 1 बार 2 बार घूमने जा रहे हैं। तो यदि अपना खर्चा बढ़ाएंगे तो उससे इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ेगा, और सरकार की रेवेन्यू इनडायरेक्ट टैक्सेस के फॉर्म में हमेशा से ज्यादा रही है, ये कोई नया फिनोमिना नहीं है। तो वो भी एक बात है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में हाँ मैं मानता हूँ टैक्स कम करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सरल बना सकते हैं, प्रोसीजरल एस्पेक्ट में सरल बना सकते हैं जो व्यापारियों को थोड़ा फायदा देगा। इनकम टैक्स वर्सेस कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट भाई आरोप है कि उद्योग घरानों को राहत देते हैं, आम आदमी को नहीं देते हैं। वैसे दी तो है 12 लाख तक की, अब और कितनी देनी है? सर देखिए, उद्योग घरानों को अलग से कोई राहत नहीं है। उनका टैक्स रेट स्टैंडर्ड अगर मैं बोलूं 400 करोड़ तक के टर्नओवर वालों के लिए 25% टैक्स रेट ऑफ टैक्स है इनकम टैक्स में। तो यदि कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कर रहा है इकोनॉमी को चलाने के लिए और उसको 30% के कंपैरिजन में 25% टैक्स लगा दिया, तो ये मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अंतर आएगा इसमें, क्योंकि ऑलरेडी ही इज टेकिंग अ रिस्क, ही इज पुटिंग इन मनी। वो अपना पैसा लगा रहा है, बैंक से कर्जा लेकर आ रहा है और वो पैसा लगा के एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, अपने देश की प्रोग्रेस कर रहा है, एक्सपोर्ट करेगा तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ेंगे। तो ये सब करने के बाद यदि उसको 25% टैक्स देना है तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत कोई इसमें मेजर डिफरेंस आ जाएगा कि भाई उसको फायदा दे दिया और इसको नहीं दिया। जी राखी राठौड़ जी, किसानों को क्या मिला, महिलाओं को क्या मिला? आप खुद भी एक महिला हैं। जी जी जी, देखिए सबसे पहले क्योंकि अभी व्यवसाय की बात हो रही है तो महिलाओं में जो पहली बार काम करेंगी, पहली बार जो बिजनेस में आएंगी, उनको 2 करोड़ का टर्म लोन देने का जो ऐलान किया गया है वो बहुत स्वागत योग्य कदम है। मुझे लगता है कि महिलाओं को इससे प्रोत्साहन मिलेगा और आगे बढ़कर महिलाएं जो हैं वो इसमें अपना काम करने का काम करेंगी। जहां तक देखिए ओवरऑल मैं अगर बात करूं तो चाहे वो आईआईटी में सीट्स को बढ़ाना हो, चाहे वो मेडिकल में 75,000 सीट्स बढ़ाना हो, फीमेल्स को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। नए एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का जब डेवलपमेंट होता है तो हर आय वर्ग के लोग या हर जेंडर के लोगों को फायदा उसका होता है। किसानों के लिए जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसकी सीमा 3 लाख से 5 लाख कर दी गई है और अलग अलग क्षेत्र में आपकी बात ये सिर्फ बिहार के किसानों की होगी या पूरे देश के किसानों की होगी? क्योंकि ये राजेंद्र जी ने कहा कि ऐसा लगा कि बिहार का बजट है। 7.7 करोड़ किसान हैं जिनको की क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेते हैं और उनको 3 करोड़ से 5 करोड़ तक का काम होगा। खैर मैं राजेंद्र जी के बारे में बात नहीं करना चाहूंगी, उन्होंने पहले ही कह दिया समझ नहीं आया, तो आप आर्गुमेंट करना बेकार है ना सर। जिसको समझ ही नहीं आया, सीए है नहीं मेरी जो जानकारी है उस हिसाब से, तो जब समझ ही नहीं आया तो उन आर्गुमेंट्स को नहीं करना। लेकिन आपके सवालों का जवाब दूंगी मैं कि कैसे किसानों को बेटर तरीके से बीज मिल सके, इसके लिए रिसर्च जो है लगातार जारी है। हम कैसे उसमें बेहतर तरीके से काम कर सके, इसके लिए काम हम लगातार कर रहे हैं। तो चाहे वो किसान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो युवा हो, हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है और यही कारण है कि एक सर्वस्पर्शी मैं इस पूरे बजट को मैं आपको लगातार बोल रही हूं। जहां तक बात देखिए ये है कि बार बार ये कहते हैं, और टैक्स की जहां तक मैं बात करूं, एक डेटा मैं आपके सामने रखना चाहूंगी कि 2005 में 1 लाख तक की इनकम को छूट दी गई थी, फिर 2012 में 2 लाख और 2014 में 2.5 लाख जो जिनकी इनकम है उनको रिबेट दी गई थी कि उनको इनकम टैक्स से बाहर किया गया। हमारी सरकार आते ही हमने 19 में 5, 23 में 7 और 25 में 12 लाख तक की इनकम वाले जो लोग हैं उनको इनकम टैक्स स्लैब से बाहर कर दिया गया। मुझे लगता है एक बार तो स्वागत करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को इस बात का कि जो मध्यम वर्ग के लिए लगातार डिमांड हो रही थी उसको यहां पर केटर किया गया है।
लेकिन फिर वही बात है ना, समझ नहीं आया तो करेंगे नहीं, कोई बात नहीं करें, लेकिन मैक्सिमम लोग आप पूरे देश में देखेंगे। और बेस्ट पार्ट ये है कि यूनियन के चुनाव, जो हमारे देश के चुनाव है, वो 4 साल बाद हैं, उससे पहले ही, क्योंकि जो सपना है मोदी जी का वो 2047 तक का है। 2047 तक कैसे हमारा देश जो है वो विकसित बने, उसके लिए अभी से प्लानिंग होगी, तभी हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आप देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर फिर से वही, लेकिन राजेंद्र जी ने एक बात कही, डॉलर 58 रुपए पे था 2014 में, आज की तारीख में 87 रुपए तक छू गया है वो। भाई डॉलर का मतलब यही हुआ कि हमारा इससे जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़ेगा, यानी कि हम जो चीज एक्सपोर्ट करते हैं कम करते हैं, उससे कमाई कम होती है, इंपोर्ट हमें ज्यादा करना पड़ता है, डॉलर से कमाई कम हो रही है, और एक्सपोर्ट जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसका खर्चा हमें ज्यादा देना पड़ रहा है। तो डॉलर की जो डिस्पैरिटी है, जो डॉलर लगातार पीछे छोड़ता जा रहा है रुपए को, वो भी एक चिंता का विषय है। बिल्कुल विषय है चिंता का, लेकिन रविंद्र जी अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो 2014 से पहले 2004 और 14 के बीच में जो डिफिसिट हुआ था यूरोपीय में, उससे कम हमारे इसमें हुआ है। तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, और कई तरह के प्रॉब्लम्स अभी वैश्विक स्तर पर हो। उस पूरे इंटरवल में कोरोना जैसी कोई बीमारी नहीं थी। जिस तरह से युद्ध का माहौल लगातार 5-6 सालों से हम देख रहे हैं, 2008 का वैश्विक बीच में जिस तरह का माहौल है, उसमें हमारी वहां पर था, क्राइसिस थी, डाउन था, बेलआउट, युद्ध की बात कर रही हूं मैं, युद्ध की बात कर रही हूं, कोई युद्ध की ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी जिसकी वजह से हमें बहुत भारी समस्या हो। तो इन सब क्राइसिस को जी बिल्कुल निश्चित तौर पे थी, और इसीलिए जैसे महंगाई दर की मैं बात करती हूं तो हम 5% से नीचे हैं, उस समय महंगाई दर 9%, और आपको ध्यान होगा 2011-12 में तो डबल डिजिट के अंदर महंगाई दर आ गई थी। लगातार कंट्रोल करने का प्रयास किया गया है, उस फेज से हमारे देश को निकालना जिसमें वो सबसे फ्रजाइल 5 अर्थव्यवस्था से जो फास्टेस्ट ग्रोइंग 5 अर्थव्यवस्था है उसमें लाने का एक काम। सवाल और, युवाओं की बात की जाती है, प्रधानमंत्री मोदी भी हमेशा युवाओं की बात कहते हैं कि युवा शक्ति है, और एक बड़ी आबादी 60% से ज्यादा, 65% से ज्यादा 35 साल से कम है, उनको क्या मिला, छात्रों को क्या मिला? देखिए हम लोग जब 2014 में आए थे तब स्टार्टअप्स हमारे देश में सिर्फ 500 थे, और अब जो है 1.5 से 2 लाख के बीच में स्टार्टअप्स हैं। इस बजट के अंदर भी 10,000 करोड़ का प्रोविजन किया गया है, जिसमें स्टार्टअप्स जो है उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। बच्चों के लिए लगातार, जैसे IIT की मैं बात करूं, पहले 65,000 सीट्स थी, हमने 1.35 यानी लगभग डबल के आसपास जो है, हमने डबल से ज्यादा सीट्स जो है वो IIT में कर दी है। 75,000 सीट्स जो है वो मेडिकल के क्षेत्र में हम लोगों ने आगे करने का काम किया है। तो लगातार युवाओं के लिए, जैसे रोजगार के अवसर मैं कहूं स्टार्टअप्स के माध्यम से, और शिक्षा के क्षेत्र में कहूं तो IIT और इनमें हमने मेडिकल के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ा करके बच्चों को आगे ले जाने का काम किया है। जितनी ज्यादा सीट्स होंगी उतने ज्यादा बच्चे आएंगे मेडिकल के क्षेत्र में जो जरूरत है। और इससे पहले भी हमारे देश के गृह मंत्री